हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम हरेराम शर्मा और हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर पॉलीमर्स को डिस्कस कर रहे थे। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था। उसी से आगे हम उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुलक बनाने की प्रक्रिया, जिसको अपने बोलते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण बताया था मैंने, दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं, योगात्मक के द्वारा और दूसरा संघनन के द्वारा। योगात्मक बहुलकीकरण के अंदर दो प्रकार की विधियां थी, मुक्त मूलक क्रिया विधि और सेकंड पढ़ी थी अपनों ने आयनिक क्रिया विधि। मुक्त मूलक क्रिया विधि को हम स्टडी करे थे, जिसके अंदर मैंने बताया कि मुक्त मूलक क्रिया विधि के अंदर हम कोई भी प्रोक्साइड लेते हैं, वो अभिक्रिया को स्टार्ट करता है और इसके तीन प्रकार के स्टेप होते हैं। पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। दूसरा श्रृंखला संचरण पद, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और थर्ड आता है श्रृंखला समापन पद, जिसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर मैंने एक मेथड बताया था, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा थर्ड जो स्टेप था, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद हमारा मेनली चार प्रकार का हो सकता है। श्रृंखला समापन पद मेनली अपना चार प्रकार का हो सकता है। उसी के अंदर पहला जो तरीका है उसको हम बोलते हैं युग्मन। युग्मन या फिर हम इसको बोलते हैं कपलिंग। अब देखो कपलिंग में होता क्या है। कपलिंग हालांकि हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जैसे श्रृंखला संचरण पद के अंदर हमारा कोई मुक्त मूलक बना था, ये इसको मैं N के रूप में ले रहा हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। युग्मन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि जब दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ेंगे, एक मुक्त मूलक मान लो ये है, ऐसा ही दूसरा CH2 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 N और OR। जब दो मुक्त मूलक आपस में जुड़ते हैं, दो मुक्त मूलक आपस में जब जुड़ते हैं, तो दोनों मुक्त मूलक क्या करेंगे, आपस में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी और बहुलक का निर्माण होगा। और बहुलक का निर्माण होगा। इसको हम बोलते हैं युग्मन। युग्मन में क्या होता है कि जब दो मुक्त मूलक आपस में क्रिया करेंगे, तो दोनों मुक्त मूलक क्या करते हैं, आपस के अंदर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और अभिक्रिया को समाप्त करते हैं। इसे हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। यदि हम समापन करने के दूसरे तरीके, ये तो अपना पहला तरीका था, यदि समापन करने के दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो दूसरा तरीका जो होता है उसे हम बोलते हैं असमानुपातन। असमानुपातन। असमानुपातन में क्या होता है, जो भी हमारा श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ मुक्त मूलक, जैसे हमारा श्रृंखला संचरण पद में मान लो ये वाला मुक्त मूलक हमारा बना हुआ है, इसके अंदर मैंने N पहले ही लगाया। लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसके CH2 के मोलिक्यूल्स काफी सारे लिए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे N कहीं भी लगा सकते हैं। दो कार्बन की श्रृंखला को लेकर एक मुक्त मूलक, ऐसा ही दूसरा। अब जब दो मुक्त मूलक आपस में असमानुपातन के द्वारा बहुलक का निर्माण करेंगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि दूसरा जो मुक्त मूलक है उसके नियरेस्ट जो कार्बन होता है वो क्या करता है, एक हाइड्रोजन का स्थानांतरण कर देता है। तो एक हाइड्रोजन का जैसे इसके ऊपर स्थानांतरण होगा, तो यहां पर क्या बनेगा, RO CH2 CH2 N CH2 CH3 और प्लस CH2, सिंगल बॉन्ड पहले से था, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2
CH2NOR। ये तरीका कहलाता है हमारा असमानुपातन। असमानुपातन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का स्थानांतरण होता है। हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा बहुलक का निर्माण होता है, लेकिन मुक्त मूलक वाले में से नहीं, नजदीक वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन का स्थानांतरण कार्बन की तरफ होता है और उसके बाद में हमारे बहुलक का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं असमानुपातन। तीसरा जो स्टेप आता है उस स्टेप को हम बोलते हैं निरोधक। तीसरा स्टेप जो होता है वो हमारा होता है निरोधक। निरोधक के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ मुक्त मूलक है, उस मुक्त मूलक को खत्म करने के लिए और हमारे बहुलक का निर्माण करने के लिए हम कुछ एक यौगिक काम में लेते हैं जो निरोधक के रूप में काम करते हैं और अभिक्रिया को स्वतः ही समाप्त कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम काम में लेते हैं हाइड्रोक्विनोन काम में लेते हैं। एक हम काम में लेते हैं नाइट्रोबेंजीन। ये कुछ एक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। जब ये बहुलक की श्रृंखला के अंदर जुड़ते हैं तो बहुलक की श्रृंखला को खत्म कर देते हैं और उसके बाद में हमारे बहुलक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम एक प्रकार की बात करते हैं, यानी कि श्रृंखला के समापन के नेक्स्ट प्रकार की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रकार की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं श्रृंखला स्थानांतरण। चेन ट्रांसफर में क्या होता है, जो भी हमारा श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ मुक्त मूलक है, श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ जो मुक्त मूलक है, उसके साथ हम कोई एक श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक काम में लेते हैं। श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक काम में लेते हैं और श्रृंखला स्थानांतरण अभिकर्मक में से क्या होता है कि इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन इसकी तरफ हो जाता है और ये हमारा बनाता है RO CH2 N CH2 प्लस R के ऊपर हमारा आ जाता है मुक्त मूलक। बहुलकीकरण की क्रियाविधि के अंदर हम पहली क्रियाविधि पढ़ रहे थे योगात्मक बहुलकीकरण। योगात्मक बहुलकीकरण के अंदर मुक्त मूलक क्रियाविधि। दूसरी क्रियाविधि की हम स्टडी करते हैं जिसको हम बोलते हैं आयनिक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि दो प्रकार की होती है, क्योंकि आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार की जो आयनिक क्रियाविधि होती है, यानी कि सेकंड हम बात कर रहे हैं आयनिक क्रियाविधि की, आयनिक विधि की। आयनिक विधि दो प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक धनायनिक और दूसरी ऋणायनिक। तो हम दोनों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट विधि की, जिसको हम बोलते हैं धनायनिक विधि। फर्स्ट विधि की बात करते हैं अपने धनायनिक विधि की। धनायनिक विधि के अंदर हम धनायनिक विधि जो होती है, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन। धनायनिक विधि जो होती है उसको हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी प्रोटॉन या फिर कोई लुईस अम्ल लेते हैं, लुईस अम्ल लेते हैं अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए कैटालिस्ट के रूप में। या तो कोई प्रोटॉन लेते हैं या फिर कोई लुईस अम्ल। आयनिक विधि दो प्रकार की, धनायनिक विधि, दूसरी ऋणायनिक विधि। धनायनिक विधि और ऋणायनिक विधि, यदि एक विधि हमारे समझ में आ जाती है तो दूसरी विधि बिल्कुल उसकी अपोजिट है। धनायनिक विधि को हम बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित, तो ऋणायनिक को बोल देंगे क्षार उत्प्रेरित। धनायनिक विधि में प्रोटॉन या फिर लुईस अम्ल लेते हैं, तो ऋणायनिक विधि के अंदर अपने क्षार या फिर कोई भी लुईस क्षार काम में लेते हैं। लुईस अम्ल के रूप में हम काम में लेते हैं जैसे
AlCl3 या फिर BF3 काम में लेते हैं लुईस अम्ल के रूप में। इसके अंदर भी हमारी 3 प्रकार के स्टेप है। इस विधि के अंदर भी हमारे 3 प्रकार के स्टेप है। इसके अंदर हमारा सबसे पहला स्टेप है जिसको अपने सेमी श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद में हम कोई लेते हैं वाइनलिक मूलक या फिर वाइनलिक इकाई काम में लेते हैं। वाइनलिक इकाई काम में, वाइनलिक इकाइयां काम में ली जाती है। मान लो मैंने कोई वाइनलिक इकाई काम में ले ली CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ कोई ग्रुप लगा दिया G। वाइनलिक इकाई का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कोई भी हमारा ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं sp2 कार्बन के साथ हमारा कोई भी समूह जुड़ा होता है, उसको हम बोलते हैं वाइनलिक इकाई। ये तो हमारी वाइनलिक इकाई, वाइनलिक समूह है। अब इस वाइनलिक समूह के अंदर मैंने एक ग्रुप लिया है G। G जो है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। अब वाइनलिक इकाई है, इसके साथ रिएक्ट करता है कोई भी प्रोटॉन या फिर लुईस अम्ल। प्रोटॉन को हम सिंबलाइज करते हैं H के रूप में, तो ये हमारा है कोई प्रोटॉन या फिर कोई लुईस अम्ल। अब ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, G इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने की वजह से H जो है वो आसानी से इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा अपना H CH2 CH G और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सेकंड क्रियाविधि अपने आयनिक विधि, आयनिक के अंदर धनायनिक विधि। धनायनिक विधि को हम बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण बोलते हैं। अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण के अंदर हम काम में लेते हैं कोई भी प्रोटॉन या फिर कोई भी लुईस अम्ल लेते हैं अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। धनायनिक विधि जो है, धनायनिक विधि को अपने अम्ल उत्प्रेरित, धनायनिक विधि के भी अपने 3 प्रकार के स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद में हम कोई भी वाइनलिक समूह लेते हैं। वाइनलिक समूह के बारे में बता चुका हूं, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ही कोई भी फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप जुड़ा रहता है, या फिर कह सकते हैं sp2 कार्बन के साथ कोई समूह है। इसके साथ जब कोई भी प्रोटॉन रिएक्ट करता है तो प्रोटॉन जुड़ता है CH2 ग्रुप के साथ, तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है लास्ट वाले कार्बन की तरफ। इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन या फिर कार्बधनायन, कार्बधनायन या फिर कार्बोकैटायन बोला जाता है। यह हमारा कहलाता है श्रृंखला प्रारंभिक पद। दूसरा जो स्टेप होता है, सेकंड स्टेप, जिसको हम बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है कि श्रृंखला प्रारंभिक पद में बने हुए मुक्त कार्बोकैटायन के साथ वाइनलिक इकाइयां इसी क्रम में जुड़ती रहती है। तो श्रृंखला प्रारंभिक पद में हमारा ये बना हुआ है HCH2 CH और G। इसके साथ ऐसी ही एक और वाइनलिक इकाई जुड़ेगी। अब जैसे ही जुड़ेगी तो ये बॉन्ड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये इसके साथ आसानी से बॉन्डिंग बना लेगा। तो क्या बनेगा H CH2 CH G CH2 सिंगल बॉन्ड CH और G, इसके ऊपर आ जाएगा अपना पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमारा एक बड़ा कार्बोकैटायन बन जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट ही N के रूप में सिंबलाइज कर रहा हूं संचरण को। क्यों? क्योंकि बार बार इकाइयां जुड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट इसको N के रूप में सिंबलाइज कर रहा हूं। N के रूप में सिंबलाइज करने पर मैंने इस वाले ग्रुप को ले लिया N के रूप में। तीसरा जो स्टेप आता है अपना, उसको हम बोलते हैं श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा श्रृंखला संचरण पद। संचरण पद में बार बार इकाइयां इसी क्रम में जुड़ेगी, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक इकाई जोड़कर आपको बताया है। तीसरा आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या हुआ है कि जो भी हमारा श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ कार्बोकैटायन है,
श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ जो कार्बोकैटाइन है, उस कार्बोकैटाइन के साथ हमारा कोई ए नाभिक स्नेही वो आकर जुड़ता है, नाभिक स्नेही जुड़ता है। अब नाभिक स्नेही श्रृंखला संचरण पद में क्या होता है, जो भी हमारा श्रृंखला समापन पद में क्या होता है कि जो भी हमारा संचरण पद में बना हुआ कार्बोकैटाइन है, उस कार्बोकैटाइन के ऊपर नाभिक स्नेही या फिर न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने पर क्या होता है कि यहां से एक हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो जाता है इसके पास। अब एक हाइड्रोजन का स्थानांतरण होने पर ए तो बाहर निकल जाता है H ए के रूप में, और ये बाकी बनता है HCH2। यहां पर हम इसके N मॉलिक्यूल्स CHG और यहां पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CHG। ये कहलाती है हमारी धनायनिक विधि, यानी कि श्रृंखला समाप्त हो गई और साथ में हमारे बहुलक का निर्माण भी हो गया। इन इकाइयों को हमने N के रूप में लिया था, इसको मैं N से डिनोट कर रहा हूं। ये हमारी कहलाती है धनायनिक विधि। यदि आयनिक विधि के अंदर अपने को धनायनिक विधि समझ में आ जाती है तो ऋणायनिक विधि इसकी बिल्कुल अपोजिट है। तो ऋणायनिक विधि को मैं समझाने के लिए अलग से नहीं कर रहा, आप घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मैं इसी के अंदर ऋणायनिक विधि को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो हमारी पहली धनायनिक विधि थी, इसको मैंने अब बी पार्ट मैंने ले लिया इसका ऋणायनिक विधि। ऋणायनिक विधि, धनायनिक विधि को हम अम्ल उत्प्रेरित बहुलकीकरण बोलते थे, ऋणायनिक विधि को हम बोलते हैं क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण। ऋणायनिक विधि के अंदर हम धनायनिक विधि में कोई प्रोटॉन या फिर लुईस अम्ल लेते थे, इसके अंदर हम कोई लेते हैं क्षार या फिर कोई लुईस क्षार, क्षार या फिर कोई लुईस क्षार काम में लेते हैं। और लुईस क्षार के रूप में हम काम में लेते हैं इसके अंदर सोडा एमाइड, सोडा एमाइड या फिर कह सकते हैं एल्किल सोडियम, एल्किल सोडियम, ये काम में लिया जाता है अभिक्रिया को स्टार्ट करने के लिए। इसके भी तीन ही प्रकार के स्टेप हैं। सबसे पहला श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक पद में सेम हम वही वाइनेलिक इकाइयां लेंगे और वाइनेलिक इकाइयों के साथ कोई प्रोटॉन को ऐड नहीं करेंगे इस बार हम कोई ले लेंगे क्षार, ये हमारा क्षार। उसके अंदर हम प्रोटॉन या फिर लुईस अम्ल को ऐड करते थे, इसमें हम किसी क्षार को ऐड करेंगे। उन इकाइयों के अंदर G जो हमारा इलेक्ट्रॉन दाता समूह था, यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह आ जाएगा तो ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ, तो जो पॉजिटिव चार्ज चल रहा था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में। ये कहलाता है अपना श्रृंखला प्रारंभिक पद। ऐसे ही सेकंड स्टेप में श्रृंखला संचरण पद में भी बार बार इकाइयां, इसको हम कार्ब धनायन नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन या फिर इसको बोलते हैं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऋणायनिक विधि को अपने बोलते हैं क्षार उत्प्रेरित बहुलकीकरण। इसके अंदर हम कोई भी क्षार या फिर लुईस क्षार काम में लेते हैं, जिसके रूप में सोडा एमाइड या फिर एल्किल सोडियम काम में लेते हैं। इसके भी तीन प्रकार के स्टेप हैं। श्रृंखला प्रारंभिक पद, श्रृंखला प्रारंभिक पद में हम कोई वाइनेलिक इकाई लेंगे जिसके अंदर G हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, कोई भी क्षार या फिर लुईस क्षार इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। दोबारा वाइनेलिक इकाइयां इसी क्रम में जुड़ेगी। अब दोबारा वाइनेलिक इकाइयां जब इसी क्रम के अंदर जुड़ेगी तो ये नेगेटिव चार्ज श्रृंखला के अंदर आगे आगे बढ़ता रहेगा। ये कहलाएगा श्रृंखला संचरण पद। तीसरा कहलाएगा अपना श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में यदि हम ऋणायनिक धनायनिक विधि पढ़ रहे थे तब हम काम में लेते थे नाभिक स्नेही। अब हम पढ़ रहे हैं ऋणायनिक विधि, अब हम पढ़ रहे हैं ऋणायनिक विधि। तो ऋणायनिक विधि के अंदर हम नाभिक स्नेही ना लेकर यहां पर हम काम में लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही काम में लेते हैं।
लास्ट स्टेप अपनाता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा, श्रृंखला संचरण पद में बना हुआ जो भी हमारा कार्बोनियम आयन है या फिर कार्ब एनाइन है, उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं या फिर प्रोटॉन उसके ऊपर अटैक करता है। अब जब ये जैसे ही ये प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स ने इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसमें हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन जुड़ने की वजह से ये कन्वर्ट हो जाएगी श्रृंखला हमारी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और G के रूप में। इसको हम बोलेंगे बहुलक। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आयनिक विधि हमारी दो प्रकार की है, धनायनिक, दूसरी ऋणायनिक। यदि आपको धनायनिक विधि समझ में आ जाती है तो ऋणायनिक विधि उसकी बिल्कुल अपोजिट है। धनायनिक विधि को अपने अम्ल उत्प्रेरित, ऋणायनिक को अपने क्षार उत्प्रेरित बोलते हैं। उसके अंदर हमारा कोई भी प्रोटॉन या फिर लुईस अम्ल अटैक करता है। ऋणायनिक विधि के पहले स्टेप के अंदर कोई भी क्षार अटैक करता है। धनायनिक विधि के अंदर लास्ट में जाकर हमारा नाभिक स्नेही जुड़ता है। ऋणायनिक विधि में हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐड होता है। ऋणायनिक विधि के अंदर हमारा लास्ट स्टेप के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही ऐड होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसे ही ऐड हो जाता है तो हाइड्रोजन इसी के साथ कनेक्ट हो जाता है और हमारा बहुलक का निर्माण करता है। आज की क्लास में हमने आयनिक विधि पढ़ी है। क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक बार एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी यदि मैंने गलती से H नहीं हटाया है तो वहाँ पर H की जगह B आप यूज कर लेना जहाँ कहीं भी है, और कार्बन की साथ में संयोजकता भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बहुलकीकरण की क्रियाविधि के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का समझाया हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर की जब हमारी लास्ट क्लास होगी तब मैं इस चैप्टर के PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा उसको सेलेक्ट करना, जिससे आप इसके PDF नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।